देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर को किस तरह से आपको पढ़ना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और किन किन चीजों पे हमें ज्यादा स्ट्रेस करना होगा। केमिकल काइनेटिक्स से हमारा मतलब है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारी नेचर में बहुत सारे रिएक्शन हैं जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, जैसे कोरोजन का प्रोसेस बहुत समय लेता है, धीरे धीरे होता है। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे पेपर का कंबशन। आप पेपर में आग लगाएं तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो कुछ प्रोसेस स्लो होते हैं, कुछ प्रोसेस फास्ट होते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोसेस की स्पीड को, रेट को डिटरमाइन करते हैं? इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इस बेसिक बात को समझते हैं। इसका मीनिंग है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी किसी टाइम इंटरवल पे कितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है या कितना प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमारे पास रिएक्शन है A gives you B, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी A का अमाउंट डिक्रीज होगा और B का अमाउंट इंक्रीज होगा। सो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा E। डेल्टा E का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन। सपोज आपने 10 मोलर लिया था लेकिन 2 मिनट्स के बाद 8 मोलर बचा, तो चेंज कितना हुआ? 10 माइनस 8, 2 मोलर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और B की विद रेस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, क्या टाइम है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। तो एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। नेगेटिव साइन के बारे में ध्यान रखें, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है। इस तरह से इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड है, सॉल्यूशंस हैं, तो आप यहां पर मोलैरिटी लेंगे, और अगर ये आपकी गैसियस रिएक्शन है, अगर यहां पर गैसेस होंगी, तो रेट एक्सप्रेशन के दौरान आप चेंज इन पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इसे कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन है तो ये एक्सप्रेशन, प्रेशर है तो ये एक्सप्रेशन। इस तरह से हम दोनों एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। अगली चीज जो आपको याद करनी है वो है रेट लॉ। रेट लॉ, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें। पुराना लॉ हुआ करता था लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन को ऑब्सोलीट कर दिया गया और फिर आया हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ ये कहता है किसी भी रिएक्टेंट की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant. Concentration of reactant present in slowest step raised to the power coefficient. कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन उन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी जो स्लोएस्ट स्टेप में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल N2O5 स्प्लिट होता है NO2 NO3, स्लो स्टेप है। फिर N2O5 दोबारा से NO3 के साथ रिएक्ट करता है
थ्राइस NO2 और O2 हमें देता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ये फर्स्ट स्टेप है, कैंसल आउट हुआ, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहां पे बनेगी। अब अगर मुझे रेट लॉ के हिसाब से, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन लिखना हो, सो रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। आपको याद रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन की रेट को हमेशा स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन करता है, ये आपने याद रखना है। तो एक्सप्रेशन देखिए क्या बनेगा। एक्सप्रेशन बनेगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप में है हमारे पास N2O5 एंड रेज टू द पावर कोफिशिएंट 1। इस तरह से रेट का एक्सप्रेशन यहां पे लिखा जाएगा और हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखना है। अब ध्यान रखें, अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो आप ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रिएक्शन है H2 plus I2 gives you twice HI। सपोज मान लेते हैं एक ही स्टेप में हो रही है, तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। यहां जो भी कोफिशिएंट है, सो रेज टू द पावर कोफिशिएंट, इसे हम रेट एक्सप्रेशन कहेंगे और ये हमारा रेट एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा। ध्यान रखना है ना। इसी में फर्दर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहां कांस्टेंट लगाएंगे, के, कंसंट्रेशन, पावर एफ। इस के कई नाम हैं, इसे हम रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जनरली। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और काइनेटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, फेमस नेम है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दो नाम से पहचानेंगे। अगर मैं कहूं कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो एक्सप्रेशन बनेगा रेट इज इक्वल टू के, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब मुझे अगर के को डिफाइन करना है तो के को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट यहां से याद रखने। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट याद रखेंगे, दिस इज यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, इसकी यूनिट कहलाई जाती है। मोल पर लीटर पर टाइम इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अगली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ध्यान रखें, रेट लॉ थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। अगर आप किसी रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप जानते हैं तभी आप रेट लॉ लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ से ही बताया जाता है। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता, इसे सिर्फ प्रैक्टिकली बताया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, सम ऑफ द पावर्स प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स हैं इनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन एक और भी होती है कि द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। बेटर है आप ऐसे याद कर लें, सम ऑफ द पावर्स प्रेजेंट इन रेट लॉ। सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रेट लॉ का एक्सप्रेशन के ए रेज टू द पावर ए
b रेज टू द पावर b। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर रहेगा a प्लस b, ये यहां पे ऑर्डर रहेगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट लॉग ऐसे लिखा जाएगा H2 पावर 1 I2 पावर 1, तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 प्लस 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास रहेगा 2। तो सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ध्यान रखें, ये कई तरह का है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। जनरली सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाई जाती हैं। फिर आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां रेट 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर मैं पावर 1 कर दूं, इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएंगी। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और इनके अलावा फ्रैक्शनल ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं। आप मेनली इन चारों चीजों को याद रख सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस वीडियो लेक्चर में एक लास्ट चीज और सीख लेते हैं, इसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो हमारे टॉपिक आज के कवर हो जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर और ये लास्ट है मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी का क्या मीनिंग है, रिएक्शन आखिर कैसे होती है। रिएक्शन तब होती है जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और इस तरह से रिएक्शन वहां पे होती है। अब मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है कितने मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। जैसे इस रिएक्शन के दौरान 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which collides simultaneously to bring about a reaction, उसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है, इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। यानी जब एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व हो, जैसे SO2Cl2 gives you SO2 and Cl2, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। 3 मॉलिक्यूल होंगे तो टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाएगा और 4 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो क्वार्टर मॉलिक्यूल रिएक्शन कहा जाएगा। ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता था, फ्रैक्शन में भी हो सकता था, लेकिन ये हमेशा होल नंबर, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टरमॉलिक्यूलर एंड क्वार्टर मॉलिक्यूलर, ये इन दोनों में फर्क होता है, आपने ध्यान रखना है। अपने एग्जामिनेशन के लिए आप 2 डिफरेंसेस तैयार करेंगे, एक रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है, और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ये आपको तैयार करना है। तो इस केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होगा। आइए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह और डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमारे पास रिएक्शन है A gives you B, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, ऐसे लिखा जा सकता है, या इसी को हम dA बाई dt ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा है। और अगर हम इसे रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखते हैं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा
रेट के a रेज टू द पावर 1। ये रेट एक्सप्रेशन और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, इस तरह से हम रेट लिख सकते हैं। दोनों ही टर्म रेट के बराबर हैं, दोनों को इक्वेट करें तो बनेगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। इस तरह से कंसंट्रेशन को इधर ही ले आए हम, तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से बन सकता है। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, माइनस का साइन इधर जा सकता है और ये एक्सप्रेशन डी ए अपॉन ए माइनस के डी टी, इस ए को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं इतनी टर्म का किया जाएगा, लिमिट लगा दी जाए, टाइम अगर 0 है कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम अगर t है कंसंट्रेशन a। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन किया और जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसे रहेगा, a नॉट a माइनस के t 0 टू t और फाइनल माइनस इनिशियल ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। साइन चेंज करके हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। साइन चेंज किया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह, यही एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। क्योंकि ये लॉग में है, नेचुरल लॉग, सो आई कैन राइट ln a नॉट बाय a, ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें यहां पर नंबर दे देना है और ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना होगा। ln की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। ln हटाने के लिए मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 2.303 लॉग का यूज किया जाता है। इस तरह से ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर्म हुआ। सिमिलरली अगर हम लिखें t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग a नॉट बाय a, ये एक्सप्रेशन हमें यहां पर याद रखने की जरूरत है। हम ध्यान रखेंगे a नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन और a है कंसंट्रेशन लेफ्ट। a नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और a है हमारे पास कंसंट्रेशन लेफ्ट। इस तरह से हम अपने इस एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे। सो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन जानते हैं, आप कंसंट्रेशन लेफ्ट जानते हैं, आप बड़ी आसानी से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। फर्दर लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होगा? वो टाइम पीरियड जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। और ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या कंप्लीट होती हैं, तो आपको बताया गया था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। सो रेडियो एक्टिव रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और टर्म यहां से सीखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ किसे कहा जाता है? हाफ लाइफ का मतलब हमें मालूम रहे, वो टाइम जब हाफ रिएक्शन हो जाए, वो टाइम जब हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, या वो टाइम जब हाफ प्रोडक्ट बन जाए, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाएगा। यानी अगर हमारे पास A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना रहेगा? इनिशियल का हाफ। जब इनिशियल हाफ में रह जाए उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब इन वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूं तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 2.303 के
log A नॉट बाई 2, क्योंकि कंसंट्रेशन लेफ्ट इनिशियल का हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है तो हम इसे टी हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हुआ, सो आई कैन राइट टी हाफ 2.303 के log 2, और log 2 आपको याद होना चाहिए 0.3010, और इस तरीके से 2.303 के 0.3010 और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या है। हाफ लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशन में ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। सो वी कैन से टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए T 75% निकालना है, T 75% का मीनिंग हुआ वो टाइम पीरियड जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या इसे हम T 3/4 भी कह सकते हैं। सो वो टाइम पीरियड जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। कैसे करेंगे? A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी, नाउ कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता हूं 75% रिएक्शन हो जाए तो अमाउंट कितना बचेगा? 25। तो अगर मैं सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लो, 75% रिएक्शन होने के बाद कितना बचेगा? 25। और इस तरह से एक्सप्रेशन बन सकता है T75 2.303 के log 100 अपॉन 25। फर्दर सॉल्व कर दें 2.303 के log 4, और log 4 की वैल्यू हम जानते हैं, हमें याद होनी चाहिए 0.6020, और इस तरीके से टी हाफ T75% फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको T 90% कहना हो तो जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए लेफ्ट कितना होगा? 10। सो 100 और 10 इस वैल्यू को लेके सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपसे कहें टी हाफ और T 3/4 के बीच में रिलेशन बताना है, और T 50% एंड T 75% के बीच में रिलेशन बताना है, तो आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होगा? पहले आपने टी हाफ यानी T 50% को सॉल्व किया, फिर T 75% को सॉल्व किया, फिर एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए, यानी टी हाफ डिवाइडेड बाय T 3/4, और ये सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से। टी हाफ की वैल्यू ये रही, T 75% आपके पास है कि 2.303 0.6020 कैंसल आउट हुआ, ये 2 पे चला गया। सो आई कैन से T 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स में भी ये एक्सप्रेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपके एग्जामिनेशन के लिए एक तो आपको ये रिलेशन आना चाहिए, और ऐसे ही आपने जो ट्राई करना है T 90% एंड T 99.9% में क्या रिलेशन है उसको आपने जरूर ट्राई करना है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाए, और अगर आपके पास टी हाफ T 75% का रेशियो आ जाए, आप इन चीजों को ध्यान में रखें और इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी होगी। नाउ अगर आपसे कहें एवरेज लाइफ क्या होती है? लाइफ टाइम हमने बताया वो टाइम पीरियड जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, हाफ लाइफ जब आधी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर मैं कहूंगा एवरेज लाइफ, तो इसका मतलब है जब 72% रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसे हम एवरेज लाइफ के नाम से जानेंगे। 2 छोटी सी चीजें और सीखेंगे, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक है एक्टिवेशन एनर्जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आखिर मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, एटसेट्रा। देखिए एक बात ध्यान रखें, हम जानते हैं
इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। हमारी नेचर में कार्बन अबंडेंस में है, हमारे बोर्ड में है, आपकी बॉडी के अंदर है, हर जगह कार्बन है, ऑक्सीजन भी अबंडेंस में है। इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों चीजें हैं तो इनमें रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें एक बार आप माचिस से आग लगा देंगे तब ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी बैरियर कहा जाता है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी बैरियर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ध्यान रखें, अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। यही कारण है कि रिएक्शन अपने आप नहीं होती। आपसे पूछें अगर बताओ एनर्जी बैरियर की इंपॉर्टेंस क्या है, अरे सब कुछ तो इंपॉर्टेंस इसी की है। आप खड़े हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन है, फिर भी कंबशन नहीं हो रहा क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है। हमारी धरती पे फ्यूल है, वो फ्यूल खत्म नहीं हो रहा। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो फ्यूल का कंबशन ऑटोमेटिकली हो जाता। तो इसी एनर्जी बैरियर की वजह से फ्यूल का कंबशन नहीं होता। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो सभी मेटल का कोरोजन हो जाता, वो कोरोजन नहीं होता क्योंकि एनर्जी बैरियर वहां पे प्रेजेंट है। तो एनर्जी बैरियर की इंपॉर्टेंस पे अगर क्वेश्चन कहें तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके पास एनर्जी नहीं है, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और बाहर से सप्लाई की गई इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सके। इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक रिएक्शन फास्ट है, आखिर ऐसा क्यों है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, जल्दी उसको एनर्जी मिल जाती है, फटाफट वो प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक रिएक्शन बहुत स्लो है, आखिर क्यों है, तो जवाब क्या रहेगा, क्योंकि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए वो रिएक्शन स्लो है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये ही एनर्जी हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, उसके डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करती हैं। इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। अगर मैं कहूं कि सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो आपको बताया था हमने। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो इनके कोलिजन होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कोलिजन थ्योरी का हमारा एक पॉइंट है। नंबर ऑफ कोलिजन जो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होते हैं, इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और जिन कोलिजन की वजह से रिएक्शन होती है उन्हें इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग क्या हुआ, वो कोलिजन्स जिनकी वजह से रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन किन की वजह से होगी, ऐसे कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या होगी कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए और उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, सपोज आप अपने दोनों हाथों को टकराते हैं, एक क्लैपिंग की साउंड आती है। आपके पास एक कंडीशन है कि आपने हाथों को टकराया, क्लैपिंग की साउंड नहीं आई। क्लैपिंग की साउंड नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल कोलाइड तो हुए लेकिन उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, साउंड नहीं आई, और इस वजह से रिएक्शन नहीं हुई। और एक बार ऐसा हुआ
कि एनर्जी तो आपने बहुत लगाई, बहुत एनर्जी से हाथों को टकराया, लेकिन इस तरह से टकरा दिया, इस तरह से टकरा दिया, इस तरह से कोलाइड कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। अगर आपका ओरिएंटेशन ऐसे होता तो क्लैपिंग की साउंड आती, क्लैपिंग की आवाज आती, लेकिन आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोलिजन हमेशा इफेक्टिव क्यों नहीं होते, तो आपका जवाब क्या रहेगा? नंबर 1, कई बार उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं होती, और नंबर 2, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। तो इस लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशन सीखे, उसके न्यूमेरिकल आपने अपने आप करने हैं। उसके न्यूमेरिकल जो भी एनसीईआरटी में गिवन है आप ट्राई करें, बड़े आसान से क्वेश्चन है, और थ्योरी के बेसिस पे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पे जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बताया गया है। उनको अपनी कॉपी में नोट करें, उसके शॉर्ट नोट बनाएं, उनको याद करें। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे अरेनियस इक्वेशन और उससे कंसर्न न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमने ये सीखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और रिएक्शन होने के लिए किस तरह से कोलिजन्स की जरूरत होती है, और इफेक्टिव कोलिजन उन कोलिजन को कहा जाता है जो रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी में आपने पढ़ा कि रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है। देखिए, जहां तक कैटालिस्ट की बात है, कैटालिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, दोनों तरह से अफेक्ट करते हैं, और दोनों तरह के कैटालिस्ट की हमें जरूरत भी होती है। तो हम कहेंगे कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हमें नेगेटिव कैटालिस्ट की जरूरत है। फूड जल्दी से डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, उसके लिए हमें नेगेटिव कैटालिस्ट की जरूरत है ताकि वो रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर सके। बहुत सारे प्रोसेस में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, वहां पर हमें पॉजिटिव कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कैटालिस्ट किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कैटालिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका रटा रटाया सा जवाब है, कैटालिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एग्जाम में यही लाइनें कॉपी पेस्ट करके आएंगे कि कैटालिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि कैटालिस्ट सपोज पहले इस रिएक्शन से, इस मैकेनिज्म से पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब कैटालिस्ट कुछ और मैकेनिज्म फॉलो करता है, कुछ और रूट को फॉलो करता है, और एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सो कैटालिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्लियर है कि अब कैटालिस्ट कुछ और मैकेनिज्म फॉलो करेगा जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकली बताए गए क्वेश्चंस ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब आपने ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों पे डिपेंड करती है। एक, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी तेजी से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने कोलिजन्स इफेक्टिव हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इस पे डिपेंड करती है। और इसी को बताने के लिए अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी जिसे अर्हेनियस इक्वेशन कहा गया, k is equal to a e raised to the power minus ea upon RT। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, सीधा सा ये बता सकते हैं आप। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ध्यान से
मैंने ये नहीं कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा। अब कैसे करेंगे देखेंगे आप। अरेनियस इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ln A माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे ध्यान रखें। नाउ एट टेम्परेचर T1, लोअर टेम्परेचर है T1, इक्वेशन ln K1 ln A माइनस EA अपॉन RT1, A कांस्टेंट EA कांस्टेंट। एट टेम्परेचर T2 हायर टेम्परेचर होगा K2 ln A माइनस EA अपॉन RT2। तो लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, हाई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट। सब्ट्रैक्ट K1 फ्रॉम K2, K2 में से K1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा RT2 और माइनस ln A और EA RT1। नाउ लॉग में है, सब्ट्रैक्ट है, आई कैन राइट K2 बाय K1 ऐसे, और यहां से ln कैंसर, माइनस माइनस पॉजिटिव, EA अपॉन RT1 EA अपॉन RT2 ऐसे लिख सकते हैं। EA और R कॉमन लिया जा सकता है, सो आई कैन राइट नाउ ln K2 बाय K1 EA बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और फिर ln हटाएंगे 2.303 log K2 बाय K1 EA अपॉन R, LCM ले लिया जाएगा T2 इंटू T1, T2 माइनस T1 और 2.303 इधर, सो log K2 बाय K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा ये हम यहां से सीख पाएंगे। इस तरह से रेट कांस्टेंट अफेक्टेड होगा, ये ध्यान रख लेना है आपको। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। फर्दर इसी में ही आप इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से लेंगे। ये इक्वेशन ln हटाएंगे, सो वी कैन राइट 2.303 log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में से ln हटा के ऐसे लिखा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को 2.303 से हम डिवाइड कर देंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड हमारे पास बचेगा log K log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को कहें तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी ए निकालने को कहा जाए, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के यहां पुट किया, और इस तरह से आप ए निकाल पाएंगे। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कहते हैं अरेनियस पैरामीटर निकालें तो पहले आप यहां से एक्टिवेशन एनर्जी, फिर आप यहां से ए की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे। आपसे कहा जा सकता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन बातों पे ध्यान रखना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कहा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा, तो इन इक्वेशंस का आपको यूज करना है। इसके साथ साथ एक और चीज हम यहां पर सीखें, आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को कहा जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन इस टर्म के बराबर बताया था
तो मैं इसे यहां पर इस तरह से लिख देता हूं। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लेट मैं फ्रैक्शन को f से रिप्रेजेंट करता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटाया माइनस ई अपॉन आर टी, ln की जगह 2.303 log f माइनस ई अपॉन आर टी, और 2.303 वहां चला गया, सो माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अगर यहां का लॉग हटाना है तो दूसरी तरफ का एंटी लॉग ऑफ माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। इस तरह से हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव बता सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में टू द पॉइंट सटीक बात आपको बताई गई है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस पैरामीटर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव इस तरह से निकालने हैं बता रहे हैं। एक और फार्मूला ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहते हैं कि आपको कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है कि कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब वहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगी। तो आप उसके लिए इसी फार्मूले का यूज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। डेल्टा ई 2.303 आर टी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जो ये कहे कि कैटलिस्ट कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन बताने हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर केमिकल काइनेटिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक वे में इन तीनों के तीनों वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे बार बार लिख के याद करें, रिवाइज करें, वीडियो सेव करें, इस वीडियो को बार बार देखें, कुछ भी करें, काम आपको करना है बता मैं